नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर हम लोग की मुलाकात हो रही है। हम लोगों ने इसके पहले वाली वीडियो में भूगोल के अध्याय 1 को पूरा किया है। आज बात हम लोग अध्याय 2 की करेंगे। हम लोगों ने अध्याय 1 में जाना कि मानव भूगोल को आखिर किन स्तरों से किन किन भूगोलवेताओं ने क्या क्या मत दिया है अपना। हमने उसमें यह भी जाना कि आधुनिक मानव भूगोल के जनक कौन है। रेडजल साहब हैं, और रेडजल साहब के बाद भी कई भूगोलवेत्ता लोग आते गए मानव भूगोल में, और उन्होंने अपने अपने विचारों को रखा जो कि एक परिभाषा के रूप में आया। सबकी परिभाषाएं हमने पढ़ी, सबके बारे में हमने जाना। आज के हमारे इस वीडियो क्लास में मेरा है कि अध्याय 2 है विश्व जनसंख्या। तो मेरा मानना है कि आखिर क्यों हम जनसंख्या के बारे में पढ़ें, जनसंख्या के बारे में जानने का क्या मतलब है, और एक भूगोल का जनसंख्या से क्या संबंध है, आखिर इसका इंटरलिंक क्या है। आपको जैसा दिख रहा है कि अब हम लोग डिजिटल तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं, डिजिटलीकरण हो चुका है हम लोग का। तो मैं आपको यहाँ स्क्रीन पे ऊपर दिखता रहेगा, मैं यहाँ पे बोलता रहूँगा, और मैं यहाँ पे नीचे पॉइंटर से एक एक चीज़ें पॉइंट करूँगा जो भी मुझको इम्पोर्टेंट लगेगा। आप उस पर ध्यान दीजिएगा और उसको समझिएगा और जानने की कोशिश करिएगा। जो ना समझ में आए आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, आपको उसका पूरा आंसर मिलेगा। इससे पहले हम लोगों ने भूगोल को, हमारा एक लेसन कंप्लीट हो गया है। प्रयोगात्मक परीक्षा के लिए हमको क्या लिखना है, किस तरह से लिखना है, हम लोगों ने ये भी जान चुके हैं। उसके भी वीडियोस अपलोड कर दिए गए हैं छोटी ज्ञान पर। प्री बोर्ड परीक्षा होने वाली है, उसके भी सॉल्व पेपर आपको मिलेंगे आपके चैनल छोटी ज्ञान पर। उसमें कोई वो नहीं है, मैं यहाँ इंटरलिंक करता रहूँगा एक एक पॉइंट से, आप लोग उसको देखते रहिएगा। हमारे आपके इस स्क्रीन पे दिख रहा है, सबसे पहले हमें क्या क्या पढ़ना है। हमें सबसे पहले पढ़ना है जनसंख्या, वितरण व घनत्व। ये जो हम पॉइंट में आपको वितरण दिख रहा है, वितरण, चाहे तो हमको इसके बारे में जानना है कि ये है क्या, वितरण और घनत्व। इस वीडियो में हम लोग वितरण और घनत्व के बारे में जानेंगे कि आखिर इसमें घनत्व और वितरण क्या कहना चाहता है और इसका संबंध क्या है जनसंख्या से। पहली चीज तो हमको ये समझना जरूरी है कि आखिर जनसंख्या होती क्या है। तो आपको बता दें कि भूगोल में, मानव भूगोल में हम लोगों ने एक बहुत अच्छी पॉइंट जानी थी। पॉइंट मेरा ये था कि आखिर मानव की क्रिया क्या है, मानव का मुख्य क्रिया मतलब कि मेन बिंदु क्या है, मानव भूगोल की आखिर एक्टिविटी कैसे होती है। तो वो है मानव की क्रिया ही मानव भूगोल का मुख्य बिंदु है, मुख्य पॉइंट, जिसके तहत हम लोग मानव भूगोल का अध्ययन करते हैं। जैसे भौतिक भूगोल में हम लोगों ने फिजिकल ज्योग्राफी में क्या क्या जाना था। फिजिकल ज्योग्राफी में हम लोगों ने ये चीज़ें पॉइंट नोट की थी कि आखिर मानव भूगोल का क्या ताल्लुकात है। फिजिकल भूगोल में हमने ये जाना था, प्राकृतिक जो है हमको सूर्य से जो किरणें प्राप्त होती हैं उनका क्या है, ग्रहों का कनेक्टिविटी क्या होती है। इस तरह से हम लोगों ने कक्षा 11 में के अध्याय 1 मतलब कि वो उसमें पढ़े हैं मानव भूगोल। हिमनद का क्या तात्पर्य है, भूकंप किस तरह से आता है, और चक्रवात कैसे बनते हैं, ये सब चीज़ें हम लोगों ने जान ली है। अब हमारी मानव भूगोल की अध्याय की बात हो रही है, और आज अध्याय 2 में है हम लोग। हम आपको आसान से आसान तरीके से आपको पूरा समझाने की कोशिश करेंगे। मैंने आपको बताया कि सबसे पहले हमको क्या जानना है, वितरण जानना है। आप पॉइंट नोट करिएगा, वितरण ऊपर लिखा है, हम उसको अंडरलाइन कर रहे हैं, आप उस पर ध्यान दीजिए और उसको समझिए और हमको बताइए। अगला क्या हमको जानना है, घनत्व के बारे में जानना है। और इसमें एक और भी पॉइंट है कि हमने लिखा है इन्हें कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। इन्हें कौन कौन से कारक आखिर प्रभावित करते हैं, मानव भूगोल को कौन से कारक प्रभावित करते हैं, हमें ये भी जानना और इसके अंतर संबंध को समझना जरूरी है। तो अब आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और अब आगे जानते हैं। अब आपके पास है, अब आपके स्क्रीन पर दिख रहा है विश्व जनसंख्या लिखा है, एक तरफ वितरण लिखा है और एक तरफ क्या लिखा है साथियों, घनत्व लिखा है। आप देख रहे हैं कि इसमें ये जो आपके स्क्रीन पे यहाँ पे दिख रहा है, जो कुछ मतलब ये जो मानचित्र बना है विश्व का, एक छोटा सा मानचित्र इसमें बनाया गया है। इस मानचित्र में आप अगर एक की पॉइंट नोट कर रहे हैं तो आपको क्या दिख रहा है कि कई जगह क्या है, एशिया का जो मानचित्र आप देख रहे हैं, पूरा एशिया जो है इसमें जो लोग खड़े हैं ये अधिक है, और ऊपर की तरफ यूरोप में देख रहे हैं खड़े हैं कुछ लोग,
हमारे उत्तरी अमेरिका में कुछ लोग खड़े हैं। तो इसमें मैंने आपको समझाने के लिए कुछ ही की संख्या में किया है। अब जानना है कि वितरण और घनत्व का क्या संबंध है, इसे समझना पड़ेगा हमें और इसको एक बेहतरीन तरीके से जानने की कोशिश करनी पड़ेगी। तो आइए इसको अब हम लोग समझते हैं और इसको हम लोग पूरी तरह से जानने की कोशिश करते समझते हैं। तो पहली चीज तो हम बता दें, हम लोग को क्या जानना है, वितरण जानेंगे। क्या जानेंगे साथियों, आप लोग नीचे यहाँ पे देख रहे हैं स्क्रीन पर लिखा है वितरण। वितरण लिखा है, वितरण के नीचे क्या लिखा है, जनसंख्या का फैलाव। वितरण लिखा है और उसके नीचे क्या लिखा है, जनसंख्या का फैलाव लिखा है। अब आप देख रहे हैं, आपको यहाँ दिख रहा है ना। तो जनसंख्या का वितरण क्या है। देखिए, वितरण का मतलब होता है बांटना। कहने का मतलब कि वितरण क्या होता है कि किसी भी चीज को बांट देता है। उदाहरण के लिए जैसे देखें तो आपने सुना होगा हिंदी में, हिंदी का ही शब्द वितरण है, जिसको अंग्रेजी में कहा जाए तो कंबाइंडनेस कहा जाता है, कि इसको कंबाइंड करना, बांट देना और आपस में मिला देना। पॉइंट एक नोट करना पड़ेगा आपको। क्या हमको ये इसमें क्या पॉइंट नोट करना पड़ेगा, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पॉइंट एक इसमें बहुत खास है। आपके स्क्रीन पे हाथ ऊपर देखिए, तो ये जो लिखा है जनसंख्या का फैलाव, तो कह रहा है कि वितरण बता रहा है कि ये जो भूभाग है, स्थल मंडल है, इसमें जनसंख्या फैल गई है, वितरित है। क्या है जनसंख्या, वितरित मतलब बट पूरी तरह से जनसंख्या को बांट दिया गया है। अब यहाँ पॉइंट नोट करना है आपको एक ठो, कि वितरण जो है, और आसान भाषा में आपको बताएं तो वितरण हम कह सकते हैं कि जैसे आपके घर में मान लीजिए खाना बनता है, आप लोग क्या करते हैं, सबसे पहले आपके बड़े लोग खाते हैं, बच्चे खाते हैं, वितरित किया जाता है। तो जनसंख्या को भी वितरण करना है, यही संबंध है जनसंख्या के। आज का जो हमारा टॉपिक है, क्या हमने पहले आपको बताया कि जनसंख्या का फैल वितरण। इस पार्ट में क्या पढ़ा, वितरण, घनत्व और वृद्धि। लेकिन इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे, जानेंगे वितरण और घनत्व को जानेंगे। घनत्व क्या होता है अभी उसको भी मैं आपको बता रहा हूँ, पहले आप वितरण को समझ लीजिए। आपकी एक साइड में लिखा है जन घनत्व। घनत्व के नीचे आप देखिए लिखा है जनसंख्या का। घनत्व का मतलब है कि जन का जमाव। आप घनत्व जानते किसे कहते हैं, घनत्व एक दाब होता है, दाब, प्रेशर। प्रेशर पे घनत्व पड़ता है। कैसे पड़ता है आपको बता दें। देखिए, आपको पता है ठंडी, अब मैं आपको घनत्व का एक प्राकृतिक संबंध बताता हूँ कि घनत्व कैसे होता है। हमने भी हाल ही में, मुझे खबर मिली, मुझे मतलब कि जानकारी मिली है कि घनत्व जो है, आप लोग ठंडी में क्या होता है कि हवाएं जो होती हैं, जो मतलब कि वायुमंडल के जो हवाएं होती है वो जम जाती है। इसीलिए पृथ्वी पे स्थल मंडल का पे घनत्व अधिक पड़ने से, पॉइंट नोट करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। पृथ्वी के स्थल मंडल पर अधिक घनत्व पड़ने से वायुमंडल ठंडा होता है और हमारी जो ठंडी है वो आती है। और घनत्व कम होने से हमारे जो वायुमंडल है, जल, वो जो है जल वाष्प बन के, जब हमारी जो हवाएं हैं, जो मतलब कि जो स्थिति वो जो उड़ती है हवा के, हमारा जल जो है वो पानी की तरह उड़ता है, मतलब ऊपर वाष्प बन के ऊपर की तरफ जाता है। स्थल मंडल का जो घनत्व है वो कम होने से हमारी वायु मंडल में गर्मी होती है और ऊष्मा बढ़ती है। यही हमारा क्या है, घनत्व है। घनत्व का हमने और बताया। अभी घनत्व को इसमें क्या संबंध है आपको देखिए एक तरह से समझाएं तो, जनसंख्या का फैलाव और जन का जमाव एक आपसी संबंध है। आपको देख रहे हैं प्लस पॉइंट बना है किनारे, प्लस पॉइंट बना है, वो ये बता रहा है कि जनसंख्या का घनत्व में जमाव हो रहा है, मतलब कि एक अंतर संबंध है जो हमको ये बता रहा है। अब आपको आइए पॉइंट, अब हम आपको समझाते हैं कि आखिर जनसंख्या फैली कैसे और इस तरह क्या। आप देख रहे हैं, अब आपके स्क्रीन पर एक तो मानचित्र दिख रहा है, मानचित्र है जो विश्व का मानचित्र है। इसमें देखिए, इसको अगर हम लोग दो भागों में बांटे हैं, नंबर वन में हमने एक लाइन खींच दी, ये मतलब कि उसको दो भाग में बांट दिया। और जो जिस रेखा से मैं बांट रहा हूँ उसको क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा कहते हैं, मतलब विश्व बीच की रेखा। भूमध्य मतलब कि भूमि के बीच की रेखा भूमध्य रेखा है। और अब अगर मैं इसको दो स्तर में ऊपर नीचे बांटा हूँ, आप ऊपर ध्यान से देखिए, तो ऊपर वाले जो है उसको उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाले भाग को दक्षिणी गोलार्ध, मतलब दो भाग में, एक उत्तरी गोलार्ध और एक दक्षिणी गोलार्ध, मतलब दो उसमें बांटा गया है।
अब एक पॉइंट है आपके सामने। पॉइंट क्या है कि आपको बता दें कि जनसंख्या, विश्व की जनसंख्या का 90% जन लोग, मतलब 90% लोग उत्तरी गोलार्ध ऊपर की तरफ निवास करते। कहाँ करते हैं? ऊपरी उत्तर की तरफ 90% लोगों का निवास ऊपर की तरफ है। उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध में 10% लोगों का ही होता है। अब उत्तरी गोलार्ध में आखिर क्या है? आपको भी पता है कि अपना जो भारत विश्व है उसमें जो है 7 महाद्वीप पाए जाते हैं, जिसमें एशिया जो है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, जिसमें हम लोग निवास करते हैं, भारत में रहते करते हैं, उसे हम एशिया महाद्वीप कहते जानते हैं। तो अब एक पॉइंट और है साथियों। पॉइंट मेरा ये है, आपको ये बता रहा है कि जो हमारी जनसंख्या है, ये जो 90% भाग है तो ऊपर, तो आप अब देखिए, सबसे पहले हम अंडरलाइन कर रहे हैं, आप ध्यान से नोट करिएगा। एशिया नंबर 1 पे, एशिया पूरा, और यूरोप, यूरोप और उत्तरी अमेरिका, इन तीनों महाद्वीपों को मिला ले तो 85% जनसंख्या जो है विश्व की इन्हीं तीन, बस इन्हीं महाद्वीपों पे रहती है। और अगर इसी तरह से देखें, अब नीचे आते दक्षिणी गोलार्ध में, जहाँ 10% जो है, तो आपको बता दें कि दक्षिणी अमेरिका और दक्षिणी अफ्रीका, मतलब साउथ अफ्रीका और साउथ अमेरिका प्लस ऑस्ट्रेलिया, ये जो हमारा 3 महाद्वीप है, ये तीनों जो है, इसमें केवल 10% जनसंख्या ही निवास करती है, और इससे अधिक कोई जनसंख्या इस पे नहीं रहती है। अब हम कैसे कह रहे हैं इसे जानते हैं, ये आपको समझाते हैं। और आपके किनारे उत्तरी लैटिन अमेरिका भी होता है, एक देश है, उसको भी मिला ले तो टोटल 15% जनसंख्या ही जो है हमारा कहाँ है? नीचे की तरफ निवास करती है और रहती है। इसे हम लोग जानते और समझते हैं। एक पॉइंट और नोट करते हैं। अब हम आपको बता दें कि एक भूगोलवेत्ता है जिनका कहना है कि विश्व की सर्वाधिक, मतलब कि कम स्थानों पर अधिक लोग और अधिक स्थानों पर कम लोग निवास करते हैं। ये कौन कहते हैं? ये हमारे महान भूगोलवेत्ता जिनके बारे में आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, ये कहते हैं जॉर्ज बी क्रेसी, जो कि एक बहुत बड़े मानव भूगोल के भूगोलवेत्ता। ये इन्हों की एक परिभाषा है जो कि प्रश्न में पूछा, अगर आपने इसको लिख दिया तो आपको बहुत प्यारा नंबर 4 से 5 नंबर मिलता है कि जॉर्ज बी क्रेसी के अनुसार अधिक स्थानों पे कम लोग और कम स्थानों पर अधिक लोग रहते हैं। एक पॉइंट और है। अब हम आपको बता दें कि यदि विश्व की 10 टॉप 10 कंट्रीज जो कि जनसंख्या में देखें अधिक है, तो उसका 6 कंट्री जो है तो अपने एशिया महाद्वीप में पाया जाता है। आइए जानते हैं। अब आपके स्क्रीन पे देखिए, ऊपर दिख रहा है एशिया के, मतलब ये जो 6 देश आपको दिख रहे हैं, पॉइंट नंबर 1 2 3 पड़ा है ऊपर ही। भारत पे 1 है, पाकिस्तान पे जो है हमारा 2 है, इस रसिया में 3 है। इस तरह से जो हमारे कंट्रीज पड़े हैं, ये विश्व के सर्वाधिक 10 देशों में 6 ऐसे देश है जो अपने एशिया महाद्वीप में ही पाए जाते हैं। इन्हें एशिया महाद्वीप में कैसे पाया जाता है, अब मैं इसे समझाता हूँ आपको। सबसे पहला अगर हम देखें, हालांकि चीन है नंबर 1 पे, सर्वाधिक विश्व की सबसे अधिक जनसंख्या चीन की है, लेकिन हमने एक क्रम को नोट करा दिया है कि आपको समझने में आसानी हो। मान लेते हैं कि भारत जो है, भारत में क्या है? कम है। देखिए अभी आप जॉर्ज बी क्रेसी के पॉइंट को नोट, कम स्थान, भारत में एक देखे तो रसिया से छोटा है, जो चीन, रूस है, रूस से छोटा एक देश है, और चीन से भी छोटा है। तो भारत जो है, भारत की जनसंख्या कितनी है? 138 करोड़ से अधिक है। और अब अगर पॉइंट, पाकिस्तान भी है जो जनसंख्या के मामले में अव्वल है। और अब हम बात रसिया की करते हैं, मतलब कि रूस की। रूस क्या है कि बड़ा क्षेत्र है, लेकिन वहाँ की जनसंख्या कम है, लेकिन विश्व के सर्वाधिक 10 देशों में ये भी देश आता है। तो यहाँ की भी जो जनसंख्या क्या है, बहुत ही अधिक है। अधिक के मतलब कि 10 देशों में सर्वाधिक। अब पॉइंट क्या है कि जॉर्ज बी क्रेसी ने कहा था कि कम स्थानों पर अधिक, भारत के एक देखिए कम स्थान पे यहाँ पे अधिक लोग, और रसिया क्या है? अधिक स्थान पे कम लोग निवास करते हैं। यही हमको विश्व जनसंख्या के इस भाग में समझना और जानना है। पॉइंट एक और है
कि इसमें 6 देश कौन कौन से। नंबर 1 भारत, नंबर 2 हमारा क्या है आ रहा है साथियों, आप देख रहे हो ऊपर लिखा है पाकिस्तान, नंबर 3 एशिया, सॉरी रसिया, एशिया नहीं, एशिया की तो हम बात ही कर रहे हैं, रसिया जिसे रूस और चीन। चौथे चौथे नंबर पे आपको चीन दिख रहा है। पांचवें नंबर पे आपको साथियों बांग्लादेश दिख रहा है। और छठे नंबर पे हमने क्या नोट किया, सॉरी ये 6 ऐसे देश हैं जो कि भारत सर्वाधिक 6 मतलब कि सर्वाधिक वितरण में आते हैं। एक पॉइंट आ गई। तो अब हम लोगों ने जाना कि वितरण के बारे में समझने की पूरी कोशिश की। सबसे पहले हमने वितरण के बारे में क्या जाना कि विश्व की जनसंख्या कैसे बढ़ती है, कैसे वितरित हुई है। उसके बाद हम लोगों ने इसमें जाना कि कितने प्रतिशत जनसंख्या कहाँ पे, उत्तरी गोलार्ध में कितने हैं, दक्षिणी गोलार्ध में कितने रहते हैं। आपको इसी तरह में और क्या बताया गया, ये भी बताया गया कि जनसंख्या का सर्वाधिक क्षेत्र कहाँ है, मतलब कि कम स्थानों पे अधिक लोग हैं। रसिया जो है बड़ा देश है लेकिन वहाँ पे कम लोग हैं, लेकिन वो विश्व के सर्वाधिक 10 देशों में उसका भी नाम आता है। और भारत भी है जो विश्व के सर्वाधिक देशों में, एशिया में नंबर 6 पे। मतलब कि इस तरह से कहें तो आपको ये जो 6 है, मतलब कि एशिया से 60% सर्वाधिक, विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या एशिया महाद्वीप में ही पाई जाती है। एशिया महाद्वीप में विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है, 600 करोड़ से अधिक की जनसंख्या। अब हम लोग जानते हैं घनत्व के बारे में। वितरण के बारे में हम लोग समझ चुके हैं। अब आइए घनत्व के बारे में जाए। तो आपको मैं घनत्व के बारे में बताऊँ तो देखिए, वितरण और घनत्व को प्रभावित करने के लिए कुछ कारक बनाए। आपको मैंने बताया कि घनत्व क्या होता है। घनत्व के बारे में हमने आपको बताया कि घनत्व जो है किसी एक दाब है, एक वजन है, वजन जो कि बताता है। इसमें घनत्व को हम लोग वर्ग किलोमीटर में बांटेंगे। अगर आपको किसी भी देश का, किसी भी जगह का, मतलब कि किसी भी जिले का, राज्य का, कहीं का भी घनत्व निकालना है तो उसकी एक सामान्य सा एक फॉर्मूला है, हम उसके तहत निकालें। जनसंख्या बटा घनत्व, जनसंख्या बटा वर्ग क्षेत्र किलोमीटर। जैसे मान लीजिए कि आपके स्क्रीन पे मैं लिखा हूँ 1500, ठीक, यहाँ मैं 1500 लिख रहा हूँ, सॉरी 1500 नहीं, ये 1.5 लाख है। 1.5 लाख की जो हमारी जनसंख्या है, ठीक, आपको मैंने लिख दिया है। और इस 1.5 लाख की जनसंख्या में हमने कितना वर्ग किलो, एक वर्ग में कितने किलोमीटर, 100 मान लेते हैं हम, 100 वर्ग किलोमीटर है, ठीक। अब इन 100 में क्या करेंगे हम, एक जीरो से एक जीरो काट दिए, एक जीरो से एक, हमारा कितना हो जाए 1500। मतलब कि एक वर्ग किलोमीटर में कितने लोग हैं, मतलब 100 वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं, केवल 1500 लोग ही का जनसंख्या का निवासी। ये हमें किसने बताया, घनत्व के जरिए पता चला। घनत्व आप समझ रहे हैं कि घनत्व क्या होता है, एक दबाव होता है, एक दाब होता है, जन का जमाव ही घनत्व कहलाता है। हमारी भौगोलिक दृष्टि से विश्व की जनसंख्या में जो हमारा घनत्व पता है। अब आइए आपको समझाते हैं कि इन्हें देखिए, हमारे देश के इन्हें कुछ कारण प्रभावित करते हैं। हम लोगों ने पहला पॉइंट नोट कर लिया। हमारा पहला पॉइंट क्या था, वितरण और घनत्व को समझना था। और अब जानते हैं कि इन्हें किन किन कारणों से प्रभावित किया जाता है। तो आपके स्क्रीन पे सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि घनत्व को 3 कारक प्रभावित करते हैं। नंबर 1 पे हमारा भौगोलिक कारक, नंबर 2 आर्थिक, जिसे हम खनिज मिनरल्स फैक्टर भी कहेंगे, और नंबर 3 पे हमारा आ गया आपका सामाजिक व सांस्कृतिक। पॉइंट टू पॉइंट नोट करिए। अब आपके स्क्रीन पर दिख रहा है भौगोलिक कारक। अब इसके आगे अब आपको यहाँ स्क्रीन पर दिख रहा है कि जल की उपलब्धता एक पॉइंट है। ये जो है भौगोलिक है, जल की उपलब्धता। और इससे क्या होता है, हमारी जनसंख्या प्रभावित होती है। कैसे, आपने देखा है कि नदियों के किनारे जहाँ पे जल अधिक होता है वहाँ की जनसंख्या अधिक होती है। उदाहरण के लिए देखिए, बनारस अपने उत्तर प्रदेश का एक बहुत ही प्राचीन शहर है। यहाँ क्या है, यह कहाँ, गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है और यहाँ की जनसंख्या सर्वाधिक है। मतलब कि यहाँ पे क्या है, लोगों का वास होता है, क्योंकि यहाँ के पानी है, जल की उपलब्धता ही है, इसलिए यहाँ पे अधिक लोग पाए जाते हैं। अब इस तरह से देखें तो कश्मीर हो जाए, चाहे हिमनद हो जाए, हिमालय वगैरह में लोग नहीं रहते। क्यों, क्योंकि वहाँ जल की उपलब्धता नहीं है। पहाड़ी क्षेत्रों में भी लोग पाए जाते हैं लेकिन वहाँ पे नहीं। आपको एक पॉइंट बता दें कि कहा, जहाँ पे पहाड़ी क्षेत्रों में जल जो हमारे भूमि के अंदर है,
40-50 फुट पर पानी बहुत ही अच्छा ऊपर आ जाता है। लेकिन जहाँ पे लोगों का अधिक है, भूस्थल जहाँ पे पहाड़ी क्षेत्र नहीं है, वहाँ पे देखें तो वहाँ पे लोगों का जो है, जो लोग रहते हैं, 250 से 300 फुट नीचे से पानी निकाल मतलब आता है, जो हम लोग के यहाँ समरसेबुल द्वारा बोरिंग की जाती है, उसके जरिए वहाँ से पानी आता है। एक पॉइंट अब आप नोट करिए, ये हमने जल की उपलब्धता को बताया। अब अगला एक देखिए तो आपके स्क्रीन पे यहीं पे की बगल में दिख रहा है भू आकृति। भू आकृति मतलब कि भूमि, कृषि के लिए जो है गांव में देखे तो भू आकृति बहुत ही अच्छी है, पूरा कृषि के लिए, भूमि के लिए होता है। अब ये होता है कि अब अपने भारत में भौगोलिक मानव भूगोल में देखें तो खेती में भारत अव्वल है, नंबर 1 पे आता है। यहाँ पे क्या होता है कि जैसे छत्तीसगढ़ में चीनी और झारखंड में गेहूं, जैसे जौ की फसल पैदावार अधिक होती है। तो यहाँ के लोगों को कई जगह क्या होता है कि भू की आकृति, भूमि के पैदावार से भी लोगों का निवास होता है। अभी हम जिस क्षेत्र में, यहाँ के लोगों का क्या है, यहाँ पे लोगों को हर फसल है, जैसे यहाँ पे गन्ना भी की पैदावार होती है, यहाँ पर जो हमारे गेहूं की पैदावार होती है, और यहाँ पे हमारे धान की पैदावार होती है, सब का होता है। ये हमारे भू आकृति के लिए श्रेष्ठ है। अगला आपको स्क्रीन पे दिखा रहा है जलवायु। कश्मीर की जलवायु और देखें तो उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत की जलवायु में अंतर है। उत्तरी भारत के लोग देखेंगे तो गोरे होते हैं दूध के, और दक्षिणी भारत के लोग चाय की तरह होते हैं। मतलब कि गोरे मतलब वो कहने का नहीं है, वहाँ पे क्या है कि सूर्यातप अधिक होता है दक्षिणी भारत में, उत्तरी भारत में भी होता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, मौसम के अनुसार परिवर्तन होता है। यही कारण है कि वहाँ के लोग काले और यहाँ के लोग गोरे हैं। और आपको बता दें, अभी अगर ठंडी का समय है तो हमारे जो समुद्री क्षेत्र है, यहाँ का जो वातावरण, जलवायु होता है, वो में परिवर्तन है, वहाँ पे वाष्पन होती है, इसलिए वहाँ धूप निकलता है, वहाँ पे मतलब कि ठंड का उतना प्रभाव नहीं पड़ता है। एक बगल में आपको दिख रहा है मृदा। मृदा इंपॉर्टेंट है। मृदा में क्या है, मिट्टी उर्वरक के बारे में बताता है, विशेषताओं को वर्णित करता है और समझाता है हमको। तो मृदा भी एक तरह से बहुत ही मायने रखता है। आपको अब आ जाइए खनिज कारक, कहा जाए मिनरल फैक्टर, जिसे आर्थिक का मतलब है कि पैसे से संबंधित। पहले पॉइंट पे आपने ऊपर आप नोट करिए, यहाँ पे देखिए खनिज लिखा है। कई जगह क्या होता है ना कि जैसे गोदावरी नदी है, मैंने सुना है कि वहाँ हीरे निकलते, खनिज मतलब कि जैसे खनिज के पैदावार अधिक होती है तो वहाँ पे लोग रहते हैं। जैसे गाँव में यूपी बिहार के अधिकतर लोग जो है ऐसे ऐसे जगह पे जाते हैं जहाँ पर उनको काम, रोजगार की वृद्धि हो, रोजगार का सृजन, तो रोजगार मिले। अब आपके उसी के बगल में एक नगरीकरण भी है, नगर के बारे में। जैसे देखिए यूपी बिहार में, आपको बता दें यूपी बिहार में अधिक से अधिक मजदूर, अधिक से अधिक जो मतलब कि जो पढ़े लिखे नहीं है, अशिक्षित व्यक्ति लोग बम्बई, पंजाब, दिल्ली, बड़े बड़े शहरों में जाते हैं, नगरों में जाते हैं, मतलब कि वहाँ रोजगार के लिए, वहाँ पे वो लोग पैसों को सृजित करते, इकट्ठा करते हैं और अपने घरों में बेचते हैं। एक तरह से कहे तो उन लोग की कमाई वहाँ पे अच्छी होती है। इसीलिए कहा जाता है कि महाराष्ट्र की जो आधी जनसंख्या तो खाली यूपी बिहार से तब्दील है, बढ़ी हुई है। उसके बगल में आपको एक देखिए तो लिखा है, नगरीकरण के बगल में आपके लिखा है एक और ऑप्शन है। एक तो उसमें क्या दिखाया गया है, औद्योगिक केंद्र दिखाया गया। औद्योगिक कहा जाए, वैश्विक के बारे में बताया गया है। औद्योगिक में क्या आ गया साथियों, जैसे सूरत है, सूरत में उद्योग अधिक, उद्योगों के बगल में भी लोगों का निवास, कहा जाए बड़े बड़े शहरों में लोग अधिक रहते, क्योंकि वह एक पॉपुलर एरिया है और वहाँ पे लोगों को जो चीज़ें मिलती है वो गाँव में नहीं मिलती है, यही कारण है। अभी हम अंतिम में आप देखिए तो एक मैंने आपको बताया था सामाजिक एवं सांस्कृतिक। आप पॉइंट में नोट कर रहे हो, ऊपर दिख रहा है होली के, एक लेडीज है जो होली खेल रही हैं। देखिए अब मेरे कहने का मतलब है ना कि धार्मिक स्थिति में समाज का बंटवारा होता है। पाकिस्तान में मुस्लिम समुदाय अधिक है,
तो वहाँ पे मुसलमानों का ही जन का फैलाव है, जनसंख्या है। और हिंदुओं में क्या है, जैसे यूपी में क्या है कि हिंदुओं की संख्या अधिक है, तो यहाँ पे क्या है कि त्योहारों को अच्छे से, जैसे कोलकाता में दुर्गा पूजा और मनाया जाता है, पश्चिम बंगाल में हिंदुओं की संख्या है। आपने मुरादाबाद, अजमेर, सहारनपुर, जितने भी इस्लामिक सिटीज कहा जाए, इस्लामिक इस्लाम समुदाय के नामों से वर्णित शहर का नाम है, वहाँ पे उसकी संख्या, उस धर्म की, उस समाज की, संस्कृति की संख्या अधिक पाई जाती है। यही कारण है। तो हम लोगों ने आज के इस वीडियो में जाना कि जनसंख्या वितरण घनत्व क्या होता है, वितरण का कहने का अर्थ क्या है, घनत्व किसे कहा जाता है, और ये भी जाने कि घनत्व की फैलाव क्या है, जन का जमाव कैसे होता है। अगर प्रश्न में पूछ लिया कि कौन से भूगोलवेत्ता ने बोला था कि जहाँ अधिक लोग रहते हैं वहाँ पे कम वो होता है, जहाँ पे कम लोग रहते हैं वहाँ पे अधिक, मतलब कि जहाँ पे वहाँ पे जगह कम पड़ती है जहाँ अधिक लोग रहते हैं, जहाँ पे अधिक लोग रहते हैं वहाँ पे जगह कम पड़ती है, जहाँ पे कम लोग, मतलब कम स्थान है वहाँ पे अधिक लोग रहते हैं। ये सब हमने जाना। तो इसे किसने कहा? जॉर्ज बी क्रेसी ने कहा। लास्ट में हमने ये भी समझा कि आखिर विश्व की जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कितने कारक हैं, जिनके बारे में मैंने 3 बताया: भौगोलिक कारक, आर्थिक कारक और सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक। प्रश्न पूछेगा, आप ये ऊपर से लिख दीजिए, आपको बहुत ही अच्छा नंबर मिलेगा। तो मिलते हैं अब हम लोग अगले वीडियो में, कुछ नया जानेंगे। इसी तरह से अब आपको कई वीडियोस प्रोवाइड किए जाएंगे डिजिटलीकरण से, कि मैं यहाँ पे नीचे नोट करूँगा, वहाँ पे आपके स्क्रीन पे सब नोट होता हुआ दिखेगा और हम लोग समझेंगे। तो चलिए मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।